डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, ये सीरीज है जारी। कौन सा सीरीज? जो फोर्थ सेमेस्टर एनईपी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सिलेबस है, डीयू की, ऑफ कोर्स सभी यूनिवर्सिटी में लगभग वैसी सिलेबस है, उसकी 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 कवरेज जल्द से जल्द नए पुराने दोनों वीडियो मिला के, जो पुराने वीडियो हैं उनको नए कलेवर में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, उसी तरीके से जो नेशनल हेल्थ मिशन वीडियो है, ये बहुत ही पॉपुलर वीडियो है ऑल साइंस हेल्थ चैनल पे, लेकिन उसको नए, जिसमें कि आयुष्मान भारत से कैसे जुड़ा हुआ है पीएम जय एंड ऑल, इसको नए कलेवर के साथ एंड न्यू क्वेश्चन 3 इयर्स के साथ री लॉन्च मैं कर रहा हूं। और आई होप कि ये अब एकदम बिल्कुल कंप्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर है जो एनईपी के सिलेबस को पूरी तरह कवर करता है। लेट अस बिगिन। नेशनल हेल्थ मिशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, DSC 10, and similar kind of courses all across the India under NEP for semester 4 NEP. ये है सिलेबस जिसके पार्ट को मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। इनफैक्ट कल हम, इसके पहले सोशल वेलफेयर पॉलिसी पे मैंने वीडियो लॉन्च किया था जो बिल्कुल न्यू वीडियो थी। राइट टू एजुकेशन को एक नए कलेवर के साथ मैंने रीलॉन्च किया था विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड आज हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन को कर रहे हैं। देन आज ही मुझे लगता है कि हम इन दोनों को भी रिलॉन्च करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस बिल्कुल नहीं है। सो लेट अस बिगिन। यदि हम 3 साल के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को देखें, जिसमें कि 2023 का जो क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स पुराने सिलेबस के अनुसार था, लेकिन सिलेबस ऐसा ही था। 2025 में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्कस सोशल वेलफेयर पॉलिसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसमें दो पार्ट को इन्होंने मिलाया है। एक जो मैंने पहला जो वीडियो दिया है जो सोशल वेलफेयर पॉलिसी एंड प्रोग्राम पे है, उसको इन्होंने मिलाया है NHM से। उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं था क्योंकि उसमें राइट टू एजुकेशन से था। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको 4 सोशल वेलफेयर पॉलिसीज पढ़नी है। एक एजुकेशन की है, दूसरी हेल्थ की, तीसरी फूड सिक्योरिटी की और चौथी एम्प्लॉयमेंट गारंटी। आपको चारों में से एक ही जो है वो पूछ सकते हैं, दो तो पूछ नहीं सकते, इसलिए आपको कोई भी एक मिलेगा। या जैसे ऐसे पूछ सकते हैं कि दो कोई भी सोशल वेलफेयर पॉलिसी लीजिए, उसकी एनालिसिस कीजिए कि अपने ऑब्जेक्टिव से कितना खड़ा उतरा। इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो दो को मिक्स कर दीजिए। या जनरल सोशल वेलफेयर पॉलिसी और एक कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ है। या आपको ऐसा भी आ सकता है जैसे 2023 में था, केवल सिंपली एक नोट है नेशनल हेल्थ मिशन पे। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखो तो लगभग बराबर हैं। आपको तो नोट ही लिखनी है, नोट लिखो चाहे ऐसे लिखो, लगभग बराबर है। केवल इसमें सोशल वेलफेयर पॉलिसी इन जनरल ऐड करनी है। तो बहुत ही डुएबल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, आसानी से इसका आप आंसर दे सकते हैं। इस वीडियो में जितनी बातें हैं वो कुछ ज्यादा ही है, उतनी जरूरत भी आपको नहीं है। यदि हम नेशनल हेल्थ मिशन को देखें, इसके कंपोनेंट क्या हैं, तो नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013, सबअज्यूमिंग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। दो जो मिशन थे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको शॉर्ट में NRHM कहते हैं, और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, इन दोनों को मर्ज करके एक नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में लॉन्च किया गया। इसका जैसा मैंने बताया कि NRHM जो था वो द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2005। तो ये बहुत लंबा इसका हिस्ट्री है इन कंपैरिजन टू अर्बन हेल्थ मिशन। 2005 में लॉन्च किया गया था, तो तकरीबन जो है 8 साल चलने के बाद इसको मर्ज कर दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन में। और इसकी जो दूसरी कंपोनेंट है, जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, वो एक नया था जो उसी साल में 1 मई को 2013 में लॉन्च हुआ था, और तुरंत ही इसको जो है NHM के अंदर एंड NHM के अंदर सबअज्यूम कर दिया गया। सो इन नटसेल नेशनल हेल्थ मिशन के दो सब मिशन हैं, एक है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। आयुष यदि ये देखा जाए कि आयुष्मान भारत इससे कैसे जुड़ता है, आयुष्मान भारत जो है नेशनल प्रोटेक्टिव एक इंश्योरेंस कवर स्कीम है, जो कि गरीब जो परिवार हैं उसको 5 लाख तक की फ्री इंश्योरेंस देती है, जिसमें अपने फैमिली का 5 लाख के अंदर मान लीजिए कोई बीमारी ऐसी हो गई जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, 5 लाख तक आपको सरकार ऐसी प्रीमियम देगी इंश्योरेंस कंपनी को कि आप अपना इलाज हॉस्पिटल में करा सकते हैं। इसको आयुष्मान भारत कहते हैं।
पहले ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था, जिसको कि आयुष्मान भारत में कन्वर्ट करके बड़ा करके लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत को भी आप एक तरह से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मान सकते हैं, वैसे ये अलग मिशन या स्कीम है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल हेल्थ मिशन। अब इसके यदि हम दोनों सब मिशन को देखें, सबसे पहले मैंने रूरल हेल्थ मिशन को लिया है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। The National Rural Health Mission was launched on 12th April 2005, 2005 में लॉन्च हुआ था, to provide accessible, affordable, equitable and quality health care to the rural population, especially the vulnerable groups जो हैं SC, ST या marginalized group, women, children, old, उनके लिए जो है ये लॉन्च किया गया था रूरल एरियाज में 2005 में। लॉन्च करने के टाइम में ही कहा गया था कि ये जो है 7 साल चलेगा, 2012 तक ही चलेगा, लेकिन बाद में इसको NHM में मर्ज कर दिया गया। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मायने क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है, जो स्कीम सेंटर स्पॉन्सर करती है, मतलब सेंटर उसको कंसीव करती है, उसको लॉन्च करती है, और पैसे भी काफी कुछ जो है सेंटर देती है, लेकिन इंप्लीमेंट जो है वो स्टेट करती है, और स्टेट भी कुछ फंडिंग का पार्ट को जो कंट्रीब्यूट करती है। सो इट इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 लिस्ट है उसमें स्टेट लिस्ट में है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इंटायरली जो है NRHM का स्टेट के द्वारा होता है, लेकिन फंडिंग जो है अधिक से अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। It covers entire country but focus was on 18 northeastern hilly and poor हेल्थ स्टेट जो थे, जैसे बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, MP, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन 18 स्टेट को फोकस स्टेट कहा गया था या कहा गया है अभी भी। जो इसके गोल हैं या ऑब्जेक्टिव हैं उसको 2 पार्ट में देखा जाए। कुछ तो क्वांटिटेटिव थे, इसको आप मेजर कर सकते थे। इसमें ये कहा गया था कि 2012 तक जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब MMR शॉर्ट में बोलते हैं, माता जो मर जाती हैं बच्चे को पैदा करने के टाइम में, तो 1 लाख यदि लाइव डिलीवरी होती है तो उसमें उस समय में 2005 में 447 माताओं का डेथ होता था, उसको कम करके 100 करना था। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब यदि 100 बच्चे पैदा हुए उसमें से कितने बच्चे जो हैं 1 साल से अधिक जी नहीं पाते हैं, तो उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ये उस समय में 60 था, मतलब प्रति 1000 पे 60 बच्चे की मौत हो जाती थी, उसको घटा के 30 करना था 2012 तक। और TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एवरेज जो है एक जननी जो है, माताएं जो है कितने बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उसको उस समय में लगभग 3 था, तो उसको घटा के 2.1 करना था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो ये क्वांटिटेटिव गोल्स थे। क्वालिटेटिव गोल तो काफी सारे थे। एक्सेस टू इंटीग्रेटेड कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन, एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था जो मैंने आपको बताया है, कैसे जो है PSC, CSC और हेल्थ केयर की जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार किया गया था रूरल एरियाज में। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम एंड मेकिंग इट अकाउंटेबल टू लोकल कम्युनिटी, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे और जो लोकल कम्युनिटी थी उनको सोशल ऑडिट करना, उनको प्लानिंग का जिम्मा देना, उनको अकाउंटेबल बनाना, ये भी एक काम था इस मिशन का। prevention and control of communicable and non-communicable diseases including locally endemic disease जो है उसको भी रोकना, जितने भी जैसे फलेरिया हैं, फ्लू हैं, TB हैं, इन सबको, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं लाइक हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, इन सबको, या ब्लाइंडनेस, इन सब की भी रोकथाम करनी थी। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन अगेंस्ट इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस मिशन के तहत एक नया स्टैंडर्ड लागू किया। आपको पता है, जैसे पॉल्यूशन के लिए भारत पॉल्यूशन स्टैंडर्ड होती है, उसी तरह हेल्थ केयर के लिए भी एक इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बनाया गया। यदि कोई हॉस्पिटल होगा इस मिशन के तहत या प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा तो उसमें क्या मिनिमम सुविधाएं होंगी, स्टैंडर्ड होगा, उसके लिए IPHS बनाया गया। और उसके बेसिस पे सभी जो एग्जिस्टिंग जितने भी सेंटर्स थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उसको उसके मानक पे खड़ा उतरने की कोशिश, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन करना था। देन कन्वर्जेंस ऑफ हेल्थ एंड रिलेटेड प्रोग्राम, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, कन्वर्जेंस ऑफ हेल्थ एंड रिलेटेड प्रोग्राम फ्रॉम विलेज लेवल अपवर्ड्स, इसको एक कन्वर्ज करना था कि जितने अदर काइंड ऑफ जो स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन के चल रहे हैं, मिड डे मील चल रहे हैं, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के चल रहे हैं, सैनिटेशन या मनरेगा चल रहा है, उन सब के साथ में कन्वर्ज करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भी इसका एक आम एम था। देन आयुष, हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा और होम्योपैथी जो हमारे लोकल हैं, उसको मेन स्ट्रीम में लाना था पब्लिक हेल्थ सिस्टम के, ये भी एक इसका क्वालिटेटिव गोल था। 2013 से जो है NRHM is merged in National Health Mission
एज इट्स सब मिशन। तो 2013 में जो है इसको मर्ज कर दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन में, मैंने पहले ही बताया है। यदि हम देखें कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि इसका दूसरा सब मिशन है एनएचएम का, तो ये अर्बन एरिया में एक तरह से रिप्लिकेशन है रूरल हेल्थ मिशन का। NUHM short में covers all state capitals, district headquarter and cities, towns with a population of more than 50,000. जो लेस देन 50,000 के टाउन है उसको NRHM के तहत ही कवर किया जाएगा। It primarily focuses on slum dwellers and other marginalized group like rickshaw puller, street vendor, railway and bus station coolies, homeless people, street children, construction site worker, इन सबको ये तो इस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी अर्बन एरिया में उस पर ये फोकस करता है। इसके जो गोल हैं वो है नीड बेस्ड सिटी स्पेसिफिक अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम टू मीट द डाइवर्स हेल्थ केयर नीड ऑफ द अर्बन पुअर एंड अदर वल्नरेबल सेक्शन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड मैनेजमेंट सिस्टम टू मीट हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस ऑफ ए रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, पार्टनरशिप विद कम्युनिटी एंड लोकल बॉडीज फॉर ए मोर प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ एक्टिविटीज, availability of resources for providing essential primary health care to urban poor, जैसे कि रूरल एरियाज में किया गया है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट, सेम तरह से स्ट्रक्चर जो है अर्बन एरियाज में भी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का क्रिएट किया जाएगा। पार्टनरशिप विद NGOs for profit and not for profit health service provider and other stakeholder. The National Urban Health Mission would leverage as far as possible the institutional structure of NRHM at the national, state and district level for operationalization of NUHM. तो NRHM चूंकि 10 साल से ज़्यादा से चल रही है तो उसके जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको लिवरेज किया जाएगा NUHM और NHM के लिए भी। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिसको कि आशा वर्कर बोलते हैं, लिंक वर्कर LW फॉर 200 to 500 अर्बन हाउस होल्ड पे होगा। गांव में भी आशा वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ये लिंक होते हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो इंस्टीट्यूशन है और जो कम्युनिटी है, जो परिवार है, उसके बीच में लिंक का काम आशा वर्कर करती हैं। यहाँ पे जो है उसको लिंक वर्कर भी कहा जा सकता है अर्बन एरियाज में। इसके अलावा महिला आरोग्य समिति भी बनाई गई है 50 से 100 हाउस होल्ड की। ये सब जो है एक इसके मेन करता धरता है, ये कहिए कि अर्बन एरियाज में दे आर वर्किंग एज ए लिंकेज बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। अर्बन PSC जैसे मैंने बोला प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मेनली मैनेज बाय अर्बन लोकल बॉडीज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान शैल कन्वर्ज NRHM एंड NUHM। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखिए रूरल एरियाज भी हैं, अर्बन एरियाज भी हैं, तो जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान बनेगा तो वहां पे NRHM और NUHM को कन्वर्ज कर दिया जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगी। यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज करेंगे, वहां पंचायती राज इंस्टीट्यूट करेंगे। फंड जो है वो सेंटर स्टेट से मिल करके आएगी, 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। द सेंटर स्टेट फंडिंग NUHM के लिए 75-25 है, जिसमें 75 सेंटर 25 स्टेट है नॉर्मल स्टेट के लिए, लेकिन एनी हिली स्टेट के लिए 90-10 है, 90% सेंटर एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट NUHM। अब यदि हम NRHM के कंपोनेंट पे देखें, मैंने ज्यादा फोकस रूरल हेल्थ मिशन पे किया है क्योंकि ये पुराना भी है, इसकी इंपैक्ट्स भी आ चुके हैं। NUHM को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। NHM के 2 पार्ट हैं, जस्ट आपको बता दें NUHM NRHM पे नाउ लेट अस फोकस कि इसके कंपोनेंट क्या है। इट्स इंटरेस्टिंग, आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना चाहिए। सबसे पहले देखिए किस तरह से गांव में रूरल एरियाज में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है जो कि नीचे से ऊपर बढ़ता है और कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाता है। सबसे नीचे में आप देखिए विलेज लेवल पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं। आंगनवाड़ी वर्कर आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, उसमें आंगनवाड़ी सेंटर बनाए गए हैं जहां पे कि जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनका टीकाकरण और बहुत सारे नियोनेटल जो फैसिलिटीज है वो आंगनवाड़ी वर्कर देती हैं। तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर जो है एक तरह से हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट बन जाती हैं गांव के लेवल पे। उसके अलावा वहां पे विलेज एंड हेल्थ सैनिटेशन कमेटी बनती है। विलेज एंड हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर में हर महीने। तो ये गांव के लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम है। देन जब ऊपर हम जाते हैं पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत 4-5 विलेजेस के क्लस्टर को बोलते हैं। ग्राम पंचायत भवन होता है, ग्राम पंचायत ऑफिस होती है, वहां पे एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाता है जिसको पहले सब सेंटर बोलते थे।
रजिस्टर्ड यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, अब यहाँ डॉक्टर बैठने लगते हैं, 2 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स जिसको ANM शॉर्ट में कहते हैं वो वहाँ बैठती हैं, और इम्यूनाइजेशन और अदर जो है बहुत सारे हेल्थ की फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन वहाँ ऑपरेशन नहीं होता, वहाँ बहुत कोई खास व्यवस्था नहीं होती। तो ये दोनों जो है एक तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है वो होती है क्लस्टर ऑफ 4-5 GP। आप 4-5 ग्राम पंचायत को मिला दीजिए, लगभग 30 से 40 गांव, एक क्लस्टर में एक जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाता है, छोटा सा हॉस्पिटल आप सोच सकते हैं, गांव का छोटा हॉस्पिटल। यहाँ पे 3 नर्स बैठती हैं, एम्बुलेंस होता है, 24x7 सर्विस होती है। यहाँ पे टेस्ट जो है अधिक जितनी बीमारियां हो सकती हैं गांव में, TB मलेरिया इन सब का टेस्ट होता है, और इस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होती है। तो ये 3 जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, इसको आप प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम समझ सकते हैं। इसके ऊपर जो है अब सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम आ जाता है, जो ब्लॉक लेवल पे होता है, जिसको कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है PSC, इसको आप CHC पढ़िए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पे 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, बैठने चाहिए, 9 स्टाफ नर्स बैठती हैं, 24x7 सर्विस होता है। सर्जरी, अब यहाँ पे सर्जरी की जो ऑपरेशन की सुविधाएं हो जाती है और एडवांस मेडिकल फैसिलिटी होती है। अब ये सेकेंडरी जो है हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट बन जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसके ऊपर जो है सब डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल होते हैं, जो कि टर्सरी या रेफरल हॉस्पिटल कहला सकते हैं। तो ये जो पूरा वर्टिकल हिरार्किकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम खड़ा किया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत, और उसको स्ट्रेंथन किया गया है IPHC के तहत, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के तहत उसको मॉनिटर और उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है। अब यदि एक एक करके हम देखें कि इसके अदर कंपोनेंट क्या हैं, सो लेट अस सी। सबसे पहले जितने भी वर्टिकल डिजीज प्रोग्राम है, आपको पता होना चाहिए इंडिया में TB, मलेरिया, एड्स, ब्लाइंडनेस और कालाजार, इन सब के अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं उसको रोकने और उसको खत्म करने के, वो सारे इसमें जो है इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। देन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ स्कीम चलती है, उसको RCH प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट स्कीम और जननी सुरक्षा योजना, ये सब जो है इसमें इंटीग्रेट हो गए हैं। जननी सुरक्षा योजना में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, गरीब BPL कैटेगरी की, उनको कंडीशनल कैश ट्रांसफर किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान रख सके उस प्रेगनेंसी के दौरान, और जब बच्चे पैदा हो तो उसको इम्यूनाइज कराए, उसका हेल्थ एंड का ध्यान रखे, और उसकी जो बर्थ जो है उसके रजिस्टर कराए और बताए, और उसको टीकाकरण करवाए। इन सब के लिए जननी सुरक्षा योजना बहुत सफल योजना है जो गरीब परिवारों को, और इसमें जो है आंगनवाड़ी वर्कर और विलेज लेवल आशा वर्कर उनको हेल्प करती हैं। देन थर्ड इसका कंपोनेंट जो है आशा वर्कर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है NRHM का। ये एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं, एक तरह से तो वॉलंटरी है लेकिन इनको कुछ पैसे भी मिलते हैं। ये लिंक होती है सबसे फर्स्ट कनेक्ट जो कम्युनिटी से हेल्थ सिस्टम, जो रूरल हेल्थ सिस्टम है उसकी जो फर्स्ट कनेक्टिविटी जो पीपल को है वो आशा वर्कर के थ्रू होता है, और सेकंड जो है आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू। देन इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, ये एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया जिसके तहत मॉनिटर और इवोल्यूशन करके स्टैंडर्डाइज किया गया ये सारे जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम हैं उनको। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने आपको बताया कि एक प्लान बनती है जिसमें कन्वर्जेंस होता है, सारे जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या स्टेट के, रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, लिटरेसी, पोवर्टी एलिविएशन, जैसे मनरेगा जैसे, उन सब को कन्वर्ज किया जाता है इस तरह से कि वो हेल्थ केयर में हेल्प करें, क्योंकि पता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अच्छा होगा यदि ड्रिंकिंग वाटर साफ हो, सैनिटेशन अच्छा हो, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो, लिटरेसी हो, पॉवर्टी नहीं हो, तो इससे आपका हेल्थ बढ़ता है, इससे लोग कम बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे NRHM और NUHM दोनों को भी कन्वर्ज किया जाता है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इसमें है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी बनती है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत काम करती है। रोगी कल्याण समिति ब्लॉक लेवल पे बनता है। देन डिसेंट्रलाइज्ड इसमें अप्रोच है, इंपॉर्टेंट रोल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का है, और विलेज हेल्थ प्लान बनाई जाती है जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में मर्ज होती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटराइज बनाया गया है, पब्लिक रिपोर्ट जारी करती है, PRI नोटिस बोर्ड पे लगते हैं, कम्युनिटी खुद अपना सर्वे करती है, और सोशल ऑडिट होती है जैसे मनरेगा का होता है, इसमें सिविल सोसाइटी मेंबर्स को भी इन्वाइट किया जाता है। एंड फाइनली
जो मैंने आपको बताया आयुष्मान भारत भी इसके एक तरह से कंपोनेंट में जुड़ जाता है, जो यूनिवर्सल इंश्योरेंस है गरीब लोगों के लिए। सो दिस इज इन नटसेल द कंपोनेंट्स ऑफ NRHM। इसको आपको एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करना चाहिए। यदि हम इम्पैक्ट देखें एनएचएम का क्या हुआ है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR जो है डिक्लाइन की है, लगभग 60 जो है पर 1000 बर्थ था 2005 में, वो घट के 40 हो गई है 2013 में। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये क्या होता है, जो मदर की डेथ हो जाती है डिलीवरी देते समय में, 254 1 लाख डिलीवरी था 2004-5 में, वो घट करके 178 हो जाती है 2013 में। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जो है वो 3 से घट के 2.3 हो जाता है 2014 में। द जननी सुरक्षा योजना रजिस्टर्ड इंप्रेसिव गेन विथ 1.13 करोड़ वुमेन बेनिफिटेड ड्यूरिंग 2010-11। ऑफ कोर्स बहुत सारे इसमें डेटा आपको ओल्ड दिख रहे होंगे, क्योंकि नेट पे जो है इनकी इम्पैक्ट असेसमेंट ओल्ड ही है। पोलियो हैज बीन ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री, और भी जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें काफी कमी आई है, जैसे कालाजार जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है, टीबी के इंसिडेंस में कमी आई है, ब्लाइंडनेस भी लोग कम होते हैं, और जो इंडेमिक डिजीज उसमें काफी कमी आई है। A workable public health delivery system comprising of ASHA worker and Anganwadi worker, sub centers, primary health center and CSC was set up, और उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। ये भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। फाइनली यदि हम प्रॉस एंड कॉन्स देखें एनएचएम के, तो इसके प्लसेस तो बहुत ही ऑब्वियस हैं। इट मेट क्वांटिटेटिव टारगेट टू गुड एक्सटेंट। आपने देखा कि लगभग इसने जो है अपने क्वांटिटेटिव टारगेट जो IMR, MMR, TFR का था, उसको कमोबेश जो है इसने 80% तक पूरा किया है। देन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर इसने खड़ा किया, जो कि गांव से शुरू होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, जिसके बीच में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते हैं। अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है उसके लिए विलेज लेवल जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है, महीने में एक बार विलेज हेल्थ प्लान बनाई जाती है, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज्ड है, अकाउंटेबल है, ट्रांसपेरेंट है, कम्युनिटी खुद अपने हेल्थ का इसमें ध्यान रखती है। गुड नंबर्स ऑफ हेल्थ वर्कर वेयर पोस्टेड इन रूरल एरियाज, ये काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रही है। बहुत डॉक्टर्स को गांव में भेजा गया है, वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर हैं या पैरामेडिक्स हैं उनको गांव में दिया गया है, और ह्यूज नंबर ऑफ आशा वर्कर को रिक्रूट किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर तो पहले से भी काम करती हैं, तो एक अच्छा खासा एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेडिकल के फील्ड में रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली की गई है। डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोच रहा है इसका, जिसको कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। और जो इसके अंदर में जननी सुरक्षा योजना है, जिसको कि अब काफी बढ़ा दिया गया है, वो भी काफी इंप्रेसिव इसकी परफॉर्मेंस रही है। ये सब तो प्लसेस रहे हैं, लेकिन इसके माइनसेस भी कम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो एजुकेशन में भी है। आपने एजुकेशन में देखा कि कैसे 6% GDP का खर्च होना चाहिए, उसके तहत 2.7% ही खर्च होता है। यहाँ तो हालत और भी खराब है, हेल्थ में केवल 1.2% GDP का खर्च किया जाता है, जो कि 6% होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, और उसके अलावा इतना कम खर्च, तो पर कैपिटा खर्च इतना कम हो जाता है। डेवलप्ड कंट्री 6 से 10% तक अपने GDP का हेल्थ पे खर्च करती है। जैसे यदि आप ब्रिटेन को देखेंगे तो 7 से 9% खर्च करती है, और उसकी पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली के बराबर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना कम जो है प्रति व्यक्ति हम हेल्थ पे खर्च करते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी कमी है। पुअर इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग स्कीम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसमें हुआ ये कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, उन्होंने 50 सालों में अपनी एक स्ट्रक्चर खड़ा की, अपनी बहुत सारी स्कीम बनाई। जब नेशनल हेल्थ मिशन लागू हुआ तो वो उसके ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश की, उसके ऊपर ओवरले किया, लेकिन वो एक तरह से इंटीग्रेशन हो नहीं पाया, आधा अधूरा अध कचरा रहा। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। स्टेट की अपनी स्कीम अलग रास्ते चलती है, और सेंटर की नेशनल हेल्थ मिशन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वो भी वही सब काम जो है सेंटर के डायरेक्शन में करने की कोशिश करती है। चूंकि इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है, तो वहां आकर के दोनों गड़बड़ हो जाती है। इससे काफी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हुई है। पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, जो इसकी आपने देखा विलेज से लेके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो प्राइमरी हेल्थ केयर या सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम बना है, प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PSC CSC, उसमें इतनी पुअर हेल्थ क्वालिटी है, दवाई नहीं रहती है, डॉक्टर्स की एब्सेंटिज्म है, नर्स नहीं होती हैं, वहाँ केयर नहीं लिया जाता है, कि एक तरह से वहाँ भी प्राइवेट हेल्थ केयर मशरूम कर रहा है। गरीब लोग अपने खेत को बेच करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं, जबकि उसी के बगल में सरकारी जो हेल्थ सेंटर है वो बिना किसी मरीज के खाली पड़ा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हुई है, जो एजुकेशन में भी हुई है। देन वेरी लूज कन्वर्जेंस इसका जो है
और प्रोग्राम जो है लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, मनरेगा, मिड डे मील, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इन सब के साथ इसका कन्वर्जेंस बहुत लूज है। इसके चलते भी इंटीग्रेटेड वे में हेल्थ केयर गाँव में डेवलप नहीं हो पाया है। पुअर अवेयरनेस एंड अपटेक अमॉन्ग मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो गरीब लोग हैं, जो वर्नेबल हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके अधिकार क्या है, इंटाइटलमेंट क्या है, उनके राइट्स क्या है, गांव में हो क्या रहा है। तो एक तरह से जो रूरल इलीट है वो ये सारे स्कीम का फायदा तो उठा ले जाते हैं, लेकिन जिनके लिए जो सबसे वर्नेबल मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वही इसका फायदा नहीं ले पा रही है। ये भी इसका एक माइनस है। सो स्टूडेंट, थैंक। अब आइए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो पुराने वीडियो में नहीं थे उसको, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई है जो आपको जानना जरूरी है। इस बीच में हेल्थ सेक्टर में मोदी जी ने काफी कुछ किया है जो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे है, जो नेशनल हेल्थ मिशन से इम्पिंज करता है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये समझिए पॉलिसी है, सोशल वेलफेयर पॉलिसी है। पॉलिसी जो है अपने आप में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, पहले समझिए। ये इंटेंट होती है गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू डू और नॉट टू डू। आपको याद है पब्लिक पॉलिसी का डेफिनेशन, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये सब चीजें करना चाहते हैं। ये पॉलिसी तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी। सबसे पहले 1983 में आई थी, उसमें इंदिरा गांधी थी, फिर 2002 में आई, वाजपेयी जी थे, और तीसरी जो है मोदी जी के टाइम में आई, थर्ड नेशनल पॉलिसी। ये भी आपको लिखना चाहिए, याद रखना चाहिए। इसका प्राइमरी गोल तो ये था कि हमको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है। कोई भी इंडियन जो है वो बाहर ना रह जाए हेल्थ कवरेज के, चाहे गरीब से गरीब ही क्यों ना हो। कैसे देंगे? बाय इंश्योरिंग इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब कि अनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली। इक्विटेबल, अफोर्डेबल मतलब सब जो है उसको अफोर्ड कर पाए, सस्ता हो। यदि गरीब हैं तो उनको कम पे दिया जाए। एंड क्वालिटी हेल्थ केयर हो। ऐसा हो कि सरकारी हॉस्पिटल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो जैसा जो इमेज है कि सरकारी हॉस्पिटल बेकार होते हैं, जान मारते हैं, वैसा ना हो। एंड सभी सिटीजन को अवेलेबल हो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो। लेकिन इसके अंदर जो की टारगेट थे, क्वांटिटेटिव टारगेट जो एकदम नंबर्स में लिखे गए थे, वो था कि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो 2.5% ऑफ द जीडीपी का कम से कम होने का टारगेट है। आपको ये देख के बहुत निराशा होनी चाहिए, मुझे होती है, कि एजुकेशन और हेल्थ पे इतना कम क्यों है। हम डिफेंस पे 10-12% खर्च करते हैं, मान लीजिए। आई डोंट नो कितना करते हैं, मुझे चेक करना होगा। लेकिन मान लीजिए 5 ही% करते हैं, 6%। यदि हम बम, गोले, बारूद खरीदने में हम डबल खर्च करें हेल्थ से, या हम सड़क बनाने में जो है डबल खर्च करें हेल्थ से, क्या आपको ये सही लगता है? जरा सोचिएगा इसको। क्यों हेल्थ और एजुकेशन पे हम नहीं 4 से 5% भी अपने जीडीपी का खर्च कर पाते? क्यों क्यों नहीं कर पाते? इसको मैंने, इसका जवाब देने की मैंने कोशिश की है सोशल वेलफेयर वाले वीडियो में, क्योंकि ये क्विक रिटर्न नहीं देता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे सीधा बेनिफिट नहीं होता। पब्लिक का हेल्थ बढ़ेगा तो 20 साल 25 साल में उसका फर्क पता लगता है। इतना किसी को पेशेंस नहीं है। अभी सबसे आसान है कि सीधे औरतों के खातों में, युवा के खाते में आप पैसा भर दीजिए, वो आपको वोट दे दे। उसमें लाखों लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसका कोई सिला नहीं मिलता, कंट्री को कोई खास फायदा नहीं होता उन फ्रीबीज का। रिड्यूसिंग देन है रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। मतलब कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, आप अपने सेविंग से अपने इलाज करते हो। ये बहुत ही डरावनी स्थिति होती है। किसी किसी का पुराने जमाने में खेत बिक जाता था, अभी नए जमाने में लोगों को लोन लेना पड़ता है, उसकी सैलरी पूरी खर्च हो जाती है, वो ईएमआई के बोझ से लोन में दब जाते हैं। तो इसके चलते जो है आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना हो, आपको फ्री दवाई दे दें, हम फ्री डायग्नोस्टिक चेक टेस्ट करवा दें गरीब लोगों को, और इमरजेंसी में आपको फ्री इलाज करवा दे सरकारी हॉस्पिटल में। देन ये भी था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 67 साल से बढ़ा के 70 साल तक करना था। रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब ये होता है कि दो व्यक्ति हैं, शादी कर रहे हैं, दो कपल है, तो दो लोग हुए, उसमें से केवल औरत बच्चा जनती है, तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में एवरेज कितने बच्चा जनेगी, इसको हम 2.1 पे लाना चाहते हैं। आपको जान के शायद खुशी हो या ना हो कि ये घट के अब 1.9 रह गया है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये 2.1 पे आती है, तो उसका मतलब कि पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। यदि इससे नीचे आती है तो पॉपुलेशन घटने लगेगा। अब हमारी हालत ये हो गई कि पॉपुलेशन अब इंडिया का कुछ समय तक तो ऐसा रहेगा, कुछ समय तक तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जाके यहाँ तक बढ़ेगा। अभी हो सकता है हम लोग यहाँ हो तो यहाँ तक बढ़ेगा। क्यों ऐसा होता है आपको याद कीजिए। किसी पत्थर को आप उछालते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन कम होते जाती है, लेकिन पत्थर ऊंचा जाता है, क्योंकि पुराने फोर्स के चलते एक जगह आकर के वो नीचे आने लगता है। वही चीज यहाँ भी होगा, और यहाँ नीचे आने लगेगी। और यदि 1.9 से 1.8 1.6 जो लोग कह रहे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन बहुत घट जाएगी।
चाइना वाली सिचुएशन हो जाएगी। जो अभी हम कहते हैं कि 150 करोड़ है, वो हो सकता है अगले 50 सालों में 100 करोड़ हो जाए, उससे घट करके 90 करोड़, और वो बहुत ही डिवास्टेटिंग होने वाली है, आप याद रखिएगा। क्योंकि ऐसे पॉपुलेशन में बूढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी, जवानों की संख्या कम होगी, और उसको जो है डेमोग्राफिक डिसास्टर कहते हैं। अभी हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है, जहां युवाओं की संख्या, वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा है बूढ़े लोगों से। तो 70 साल करना था, 2.1 रिप्लेसमेंट करना था, जो मीट हो चुका है। मुझे लगता है ये भी मीट हो गया होगा। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 28 पे लाना था, मतलब कि जो बच्चे जो जिनकी डेथ हो जाती है पैदा होने के साथ 1 साल के अंदर में ही, उसको 28 करना था 1000 लाइव बर्थ में से। रिड्यूस मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, जो औरतें बच्चा जन्मते समय मर जाती हैं, उसको 1 लाख में 100 से नीचे लाना था। और अंडर 5 जो बच्चे मर जाते हैं, उनको 23 1000 में लाना था। ये सब टारगेट थे। अब इसमें कितना मीट हुआ है, ये भी आप नेट पे पढ़ सकते हैं। अब आइए कि इसका आयुष्मान भारत से क्या नाता है। मेजर पिलर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी की थी, कि इसको, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर था कि प्राइमरी हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर होगा। उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहा गया। 1,70,000 से अधिक पूरे इंडिया में खोला गया। ये एक तरीके से देखो तो ये जो है ग्राम पंचायत लेवल पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होती है, विलेज पंचायत लेवल पे। इसका नाम अभी बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। इस चीज को आप लिख सकते हो। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है वो बनाया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया 2022 में, मुझे लगता है, जिसमें डिजिटल हेल्थ आईडी, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और टेली मेडिसिन, जिसको ई संजीवनी कहा गया, ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसकी एक पिलर ये भी है कि आयुष को इंटीग्रेशन किया गया है। आयुष क्या है? आयुष है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, जो हमारी एंशियंट जो जो मेथड है चिकित्सा की, उसको एलोपैथी के साथ इंटीग्रेट किया गया है इसमें। इसके अलावा मेक इन इंडिया पे भी जोर है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। हेल्थ केयर जो है वो कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, हम अपनी जेनेरिक मेडिसिन अपनी खुद बनाएं, खुद कोई बाहर से इंपोर्ट ना करें, जिसको जन औषधि योजना कहा गया। जन औषधि के तहत जेनेरिक मेडिसिन बहुत कम कीमत पे मिलते हैं। बाजार में यदि कोई ब्रांडेड आपको 1,000 रुपए में मिलेगा, तो वो 30 रुपए में मिलती है। इस टाइप की लोगों का भरोसा, लेकिन अभी उस पर 100% नहीं आ पाया है। ये एक चिंता का विषय है। इसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेज हैं, इक्विपमेंट है, वो भी बाहर से हम मंगवाते हैं तो उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। जो स्टेंट लगाए जाते हैं, और जो अलग अलग इक्विपमेंट, जो पेस मेकर्स एंड अदर हैं, उसको भी इंडिया में बनाने का। देन ये भी था कि इसकी पूरी जो अप्रोच थी वो पैराडाइम शिफ्ट था। पहले यदि आप थोड़ा क्रिटिकल हो, तो पहले के जो 1983-2002 का जो नेशनल मिशन था, या नेशनल पॉलिसी थी हेल्थ की, वो सेलेक्टिव था, वर्टिकल था, डिजीज बाय डिजीज अप्रोच था। मतलब सेलेक्टिव था, एक डिजीज को लो मलेरिया ऐसे मूवमेंट करेंगे, टीबी ऐसे करेंगे। अब इसमें इसमें है टुवर्ड्स ए कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। एक प्राइमरी लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ, जो जिसको फर्स्ट लेवल बोलते हैं, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसको कम्प्रीहेंसिव, उस पे दोनों टाइप का, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल एंड हर तरह के डिजीज उसमें जो है वो चेक होंगे। इसके अलावा जो है बजट फाइनेंस पब्लिक प्रोविजन, सीधा जो है सब कुछ गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ना आकर के ऐसा हो कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हेल्थ केयर, उसको इसमें लाएं, और उनके पैसे को हम सब्सिडी से उनको दें, और वो जनता को कम से कम कीमत पे दें। ये कई जगह अपनाया गया है। आप इंग्लैंड में देखो तो नेशनल हेल्थ स्कीम जो उनकी है, एनएचएस, वो इंग्लैंड की रीढ़ मानी जाती है। उसमें ऐसे होता है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हेल्थ केयर एजेंसीज हैं, जिसको सरकार जो है बजट से पैसा देती है, सीधा जो है खर्च नहीं करती है, तो इससे इफिशियंसी बढ़ती है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसका एक दुष्प्रभाव भी हो रहा है, कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो मुनाफा कमाते हैं। इसमें गवर्नमेंट की हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर बिल्कुल मर जाएंगे, और अंत में जो है उनका जो है एक छत्र राज रहेगा प्राइवेट का, जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये भी इसकी प्रॉब्लम है। फ्रॉम बीइंग एस्पिरेशनल डिक्लेरेटरी इन टोन टुवर्ड्स बीइंग मोर गोल एंड टारगेट ओरिएंटेड विद मेजरेबल इंडिकेटर। ये तो ब्ला ब्ला है अंग्रेजी का। पहले से हमेशा आगे बढ़ते हैं तो अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब आइए फाइनली ये देखें कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी, पीएम जय,
प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत का क्या रिलेशन है, ये आप काफी कंफ्यूज कर सकते हैं। इसमें ये कंफ्यूजिंग है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं, इन सब के नातों को। नेशनल हेल्थ मिशन टॉप पे बैठता है। ये विजन, स्ट्रैटेजी, मेजर गोल है कि हमें क्या करना है, पॉलिसी, व्हाट गवर्नमेंट वांट टू डू इन द हेल्थ सेक्टर। ये एक अम्ब्रेला सब जो है इसके इसके नीचे में आयुष्मान भारत है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म। मैंने आपको जैसे बताया था ना कि जो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, वो तो एक तरह का पॉलिसी है, लेकिन उसके नीचे में सर्व शिक्षा अभियान है, जो कि इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म है। उसी तरह से जो इम्प्लीमेंटिंग जो मैकेनिज्म है, वो आयुष्मान भारत उसका नाम दिया गया। वो कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है। आयुष्मान भारत के दो पार्ट है। एक पार्ट जो है सप्लाई साइड है, मतलब हम प्रोविजन करते हैं हेल्थ का, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं। इसमें जो है जितने भी जो ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आते हैं, उसका जो चेन है, जिसमें कि प्रिवेंटिव केयर जो है, बेसिकली प्रिवेंटिव केयर है, और हर तरह का कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर पॉपुलेशन को मिलने का है, वो जो है इसके तहत आता है सप्लाई साइड, मतलब हमारा पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी तरफ जो डिमांड साइड है कि पब्लिक क्या डिमांड करती है हेल्थ से रिलेटेड, वो पीएम जय स्कीम है, प्राइम प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देती है, जिसको हम आयुष्मान भारत भी पहले कहते थे, लेकिन अब उसको पीएम जय कह लीजिए, क्योंकि आयुष्मान भारत के अब दो पिलर हो गए हैं। ये सारे आयुष्मान भारत के अंदर आ गए हैं। तो पीएम जय में जो है 5 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस कवर हर पुअर फैमिली को। और वो पुअर फैमिली कैसे निकाले गए हैं, वो जो इकोनॉमिक जो सर्वे होती है, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2011 में, उसमें जो 40% जो नीचे के जो गरीब लोग हैं, उनको हम 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत कार्ड देते हैं, जिससे कि वो इलाज करवा सके किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइजेशन जो फ्री होगी। तो ये जो है पीएम जय स्कीम है डिमांड साइड का। These are the references from where I have taken all those data. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। यदि आप रियली इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, यदि ऐसा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, पॉल साइंस की कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in। कई चीजें इसमें आपको फ्री मिलती हैं, पीडीएफ एंड ऑल। ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com। टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp। और ट्विटर है @paulsciencehelp। इजी है, पॉल साइंस हेल्प, POLSC हेल्प। और आप जुड़ जाते हैं एक नॉलेज कम्युनिटी से, जिसका पैशन है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करना, और उसके थ्रू अपने लाइफ को डेल्टा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना, बेटर बट हैप्पीली। मेन कंसर्न है टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।